हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लास 8 चैप्टर 7। कंटेंट ऑफ द चैप्टर: डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, फ्लोरा एंड फौना, species, endemic species and endangered species, red data book, migration, recycling of paper, reforestation, forest and people. First topic of this chapter: deforestation and its causes. Deforestation, the clearing of forest or cutting of trees is called deforestation. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक फॉरेस्ट के बहुत सारे ट्रीज को यहाँ पर कट किया गया है। और डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, इसके कुछ रीज़न है, लाइक प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। एग्रीकल्चर के लिए लैंड की ज़रूरत, बिल्डिंग हाउस और फैक्ट्रीज़ के लिए, और मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अर्थात डिफॉरेस्टेशन के क्या परिणाम हो सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन अर्थ। सेकेंड, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। और आप तो जानते ही हैं कि CO2 का लेवल अगर बढ़ता है तो ये कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो रिड्यूस। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, इम्बैलेंस करता है नेचर को, लाइक रेनफॉल इम्बैलेंस होता है, और जब रेनफॉल इम्बैलेंस होगा तो ये डिस्टर्ब करता है वाटर साइकिल को, और जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा तो ये रिड्यूस करता है किसे, रेन को, और जब बरसात कम होगी तो इट कॉज ड्रॉट, और कभी कभी रेन होती है एक्सेस और ये कॉज करती है फ्लड अर्थात बाढ़। सॉइल इरोजन, द लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, अर्थात जिस लैंड पर पौधे ग्रो होते हैं वो लेयर, सॉइल की न्यूट्रिएंट रिच लेयर, उसका लॉस होता है, और उसका लॉस होने से सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होती है, और फर्टिलिटी के साथ साथ रिड्यूस होने पर फर्टाइल सॉइल कम होने पर यह कॉज करती है डेजर्टिफिकेशन, अर्थात डेजर्ट का बनना। और डेजर्टिफिकेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मीन्स डेजर्ट की सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, अर्थात इट कैन नॉट रिटेन द हाई अमाउंट ऑफ वाटर। The movement of water from soil surface to the ground is also reduced, कि वाटर का मूवमेंट, जैसे ही बरसात हुई, बरसात होने के बाद में क्या होगा, ये पॉन्ड है तो वो कहाँ जाना चाहिए पानी, इनसाइड ग्राउंड, लेकिन वो ग्राउंड में नहीं जाता है क्योंकि इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, रिड्यूस होती है, और ये कॉज करता है फ्लड। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इस टॉपिक में कुछ टर्म है। पहली टर्म है बायोस्फीयर, इज द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थात बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस। इट रेफर द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, कि जो प्लांट और एनिमल्स की डाइवर्सिटी है ये आपस में इंटर रिलेशनशिप शो करती है, और इंटर रिलेशनशिप शो करती है एनवायरनमेंट के साथ भी। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं हम सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर के थ्रू, और ये जो एरियाज हैं ये होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, and in these protected areas plantation, cultivation, grazing, felling trees अर्थात ट्रीज को काटना, हंटिंग एंड
poaching are prohibited for protect flora and fauna in their habitat. Sanctuaries, areas where animals are protected from any disturbance to them in their habitat. National park, areas reserved for wildlife where they can freely use the habitat, जहाँ वो रहते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, and also they can use natural resources. Biosphere reserve, large areas of protected land for conservation of wildlife, plant, animal resources and traditional life of tribals living in the area. Biosphere reserve. Biosphere reserve are the area meant for conservation of biodiversity. Biodiversity in the variety of plants, animals and microorganisms generally found in the area. बायोस्फीयर काफ़ी बड़े एरिया होते हैं जिसमें वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट किया जाता है या फिर हम कहें तो कंजर्व किया जाता है. द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया. जो लोग यहाँ रहते हैं उनके कल्चर को भी मेंटेन करता है. बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज की बायोस्फीयर काफ़ी बड़ा होता है और इसमें नेशनल पार्क, सेंचुरीज भी हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क. कौन सा है? सतपुरा नेशनल पार्क एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. कौन कौन सी? बोरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. फ्लोरा एंड फोना, the plants and animals found in a particular area are termed as flora and fauna of that area. पर्टिकुलर किसी एरिया में यदि प्लांट्स मिलते हैं तो इन्हें कहा जाता है फ्लोरा, और पर्टिकुलर किसी एरिया में एनिमल्स मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है फोना. फॉर एग्जाम्पल पंचमढ़ी बायोस्फीयर, इस पंचमढ़ी बायोस्फीयर में मिलते हैं कुछ फ्लोरा. फ्लोरा में है साल ट्री, सोरिया, रोबस्टा और इसकी वुड काफ़ी महंगी सेल होती है. टीक, इसका बॉटेनिकल नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस और इसकी वुड फर्नीचर बनाने के काम में आती है. मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, ये काफ़ी प्रिमिटिव प्लांट होते हैं. अर्जुन, और ये एक मेडिसिनल प्लांट है और ये सभी के सभी मिलते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में. इसी तरह से फोना जिसमें चिंकारा आप देख सकते हैं, ब्लू बल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ एटसेट्रा. स्पीसीज एंड एंडेमिक स्पीसीज. स्पीसीज, a group of population which are capable of interbreeding and produce fertile offspring. अर्थात एक पॉपुलेशन का ग्रुप है और इस पॉपुलेशन के ग्रुप में ये आपस में क्या करते हैं? इंटरब्रीड करते हैं और इंटरब्रीड करने के बाद में प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग या फिर फर्टाइल प्रोजिनी, अर्थात इनके फर्टाइल बच्चे. इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है म्यूल और हिनी. तो ध्यान दीजिएगा कि म्यूल और हिनी ये दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं किससे? हॉर्स और डोंकी के हाइब्रिडाइजेशन से. जब डंकी और हॉर्स दोनों का क्रॉस कराते हैं तो बनते हैं म्यूल एंड हिनी. लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये फर्टाइल नहीं होते हैं, अर्थात इनके बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं. तो इस केस में हॉर्स और डंकी दोनों ही डिफरेंट स्पीसीज को बिलोंग करते हैं. सपोज म्यूल और हिनी फर्टाइल होते, अर्थात ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इनमें होती, तो हम यहाँ कंसिडर करते हॉर्स एंड डोंकी बोथ आर सेम स्पीसीज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीसीज,
those plants and animal species which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. इसका मीनिंग ये है कि कुछ प्लांट और कुछ एनिमल स्पीसीज कहाँ पाई जाती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सक्लूसिवली, अर्थात इनकी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होती है। मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में ही ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल नीपेंथिस। नीपेंथिस होता है पिचर प्लांट जो मिलता है मेघालय की खासी एंड जैंतिया हिल्स और पूरे नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया में। तो ये स्पीसीज हो गई एंडेमिक स्पीसीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड suitable living conditions to wild animals. Sanctuaries are placed where killing अर्थात poaching और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब सेंचुरीज वो जगह होती है जहाँ पर जानवरों को मारना या पकड़ना बिल्कुल मना होता है। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरोस एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हमारे देश की बहुत सारी सेंचुरीज में इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है राइनोसेरोस को। इन इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप। भारत में जो इंडियन सेंचुरीज हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जैसे ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट काफ़ी बड़े होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट हैं, बुश लैंड इन डेल्टा ऑफ बिग रिवर है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ। प्रोटेक्टेड एरिया सेफ नहीं है बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एनक्रॉच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉइंग देम, कि जो लोग वहाँ रहते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स को किल करते हैं। नेशनल पार्क। दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम, कि एनवायरनमेंट की फंक्शनल यूनिट होती है इकोसिस्टम, और नेशनल पार्क प्रोटेक्ट करते हैं कंप्लीट इकोसिस्टम को। और इकोसिस्टम को जब प्रोटेक्ट करते हैं तो ये प्रिजर्व करते हैं फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया, की उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी अगर हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट है तो ये उसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। इन सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, और इसमें मिलते हैं फाइनेस्ट इंडियन टीक। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। रॉक शेल्टर चट्टानों के घर मिलते हैं कहाँ पर? सतपुरा नेशनल पार्क में। दीज आर द प्री हिस्टोरिक एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दिस फॉरेस्ट। दे गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल्स। प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो ह्यूमन है वो किस तरीके से रॉक शेल्टर में सरवाइव करता था, और जब वो वहाँ रहते थे रॉक शेल्टर्स में तो ये बनाते थे रॉक पेंटिंग, और रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। अबाउट 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कितनी? 55 रॉक शेल्टर्स अभी तक आइडेंटिफाई की गई हैं। कहाँ पर? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। और इन्होंने जो पेंटिंग बनाई है वो शो करती है फिगर ऑफ एनिमल्स, मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और मैनी ट्राइबल्स अभी भी इन एरियाज में सर्वाइव करते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट इन इंडिया वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973 फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। और सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट क्या था? टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री,
कि जो टाइगर हैं हमारे देश में, इनकी सर्वाइवल और इनके मेंटेनेंस को प्रॉपर तरीके से एंश्योर करना। इंडिया इज़ ए होम टू 80% ऑफ टाइगर ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के 80% टाइगर कहाँ मिलते हैं? इंडिया में मिलते हैं। और 2006 में टाइगर थे ओनली 1411, और उसके बाद से कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं भारत सरकार ने और टाइगर्स इंक्रीज हुए हैं 2967 इन 2018, और प्रेजेंट में 50 टाइगर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया हैं, और उसमें से एक है सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट अलवर में। एंडेंजर्ड स्पीसीज एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू ए लेवल that they might face extinction are known as the endangered species, कि ये बिल्कुल बॉर्डर पर हैं कि ये इस धरती से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। They form part of food chain and food web, और ये क्या है? फूड चेन और फूड वेब के पार्ट हैं। और स्टूडेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये अर्थ सभी की है, इस पे ह्यूमन का कॉपीराइट नहीं है। जितना हक हमारा है उतना ही हक अदर एनिमल्स का भी इस धरती पर सर्वाइव करने के लिए है, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। अगर हमारी सोसाइटी से कैट गायब हो जाएं तो क्या होगा? जो माउस हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो एक इकोसिस्टम क्या होता है? इम्बैलेंस होता है। An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil and river and deltas. एक इकोसिस्टम वो है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं। किसके साथ? नॉन लिविंग कंपोनेंट, क्लाइमेट जिसमें टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा होती हैं, और उनके इंटरेक्शन के साथ बनाते हैं एक फंक्शनल यूनिट। यहाँ पर बूझो का एक क्वेश्चन है, आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग द एक्सटिंक्शन? तो पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जो बिग एनिमल्स हैं अभी तक बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे थाइलेसिन, क्वेगा, पैसेंजर पिजिन, स्टीलर सी काऊ एंड डोडो। इसके अलावा जो छोटी स्पीसीज हैं वो तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सटिंक्ट होती हैं। रेड डेटा बुक, द रेड डेटा बुक इज़ द सोर्स विच कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक बुक है जो रिकॉर्ड रखती है किसका? एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो जस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। These are different red data books for plants, animals and other species. In India, rare and endangered species of fauna have been published by Zoological Survey of India. Means Zoological Survey of India ये रिकॉर्ड पब्लिश करता है किसका? फोना अर्थात एनिमल्स का, एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये पब्लिश करता है रिकॉर्ड किसका? फ्लोरा का अर्थात प्लांट्स का। द रेड डेटा बुक कंटेन्स 3 कलर्ड पेजेस, 3 कलर के पेजेस इस बुक में मिलते हैं, रेड, पिंक एंड ग्रीन। द रेड कलर्ड पेजेस आर सिंबॉलिक फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पिंक कलर पेजेस इंक्लूड द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, और पिंक कलर किसे रिप्रेजेंट करती है? जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ग्रीन पेजेस आर ऑल्सो यूज फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज, बट लेकिन प्रेजेंट में ये एंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं है और इन्हें इससे बाहर निकाल लिया गया है, अर्थात एंडेंजर्ड स्पीसीज से इसे रिकवर किया जा चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइग्रेशन। साइबेरियन बर्ड्स ये ट्रेवल करते हैं पोलर एरिया से, कहाँ पर? इंडियन और अदर सब कॉन्टिनेंट एरियाज, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कितनी? 15,000 किलोमीटर। अब सवाल उठता है कि इतनी डिस्टेंस ये ट्रेवल क्यों करते हैं? तो इन्हें ट्रेवल करना है कुछ ज़रूरतों के लिए, जैसे नीड ऑफ फूड, प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड ब्रीडिंग प्लेस।
अर्थात जहाँ पर ये ब्रीड करते हैं, एग ले करते हैं, और एग ले करने के बाद जब उनसे ऑफ स्प्रिंग और न्यू बर्ड्स का बर्थ होता है तो उसके बाद ये वापस अपने पोलर एरियाज़ को रिटर्न हो जाते हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नॉन एज माइग्रेटरी बर्ड्स, और इस तरह के बर्ड्स को कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स। और ह्यूमन भी कभी कभी माइग्रेशन शो करता है, स्पेशली इन समर सीजन। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, आप देख सकते हैं कि फैमिली, स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेज, अदर प्राइवेट ऑफिसेज, सभी के सभी पेपर एज ए वेस्टेज प्रोड्यूस करते हैं। और अगर पेपर वेस्ट होता है तो मान के चलिए कि पेपर हम किससे बनाते हैं, ट्रीज से, और जितना ज़्यादा पेपर वेस्ट होगा ट्रीज की कटिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम क्या करें? सपोज इफ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन ए डे, एक स्टूडेंट 1 शीट पर डे बचाता है, तो आप मान के चलिए कि यू कैन सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर, एंड वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। हमें यूज्ड पेपर काम में लेने हैं और इन्हें क्या करना है, रिसाइकिल। बाई दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज, हम इसके साथ साथ ट्री को ही सेव नहीं करते हैं, इसके अलावा सेव करते हैं एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। एनर्जी और वाटर को भी सेव करते हैं जो कि पेपर बनाने में कंज्यूम होता है। और इसी के साथ अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस, अर्थात जो केमिकल्स पेपर बनाने में हम काम में लेते उसे भी रिड्यूस करते हैं। रिफॉरेस्टेशन एक इम्पोर्टेंट टर्म है और ये अपोजिट है किसके, डिफॉरेस्टेशन के। डिफॉरेस्टेशन में हम ट्रीज़ की कटिंग करते हैं और यहाँ पर ट्रीज़ की कटिंग नहीं करते हैं, ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। अगर किसी फॉरेस्ट में हमें प्लांटेशन करना है तो हमें सेम स्पीसीज़ के ट्री ही ग्रो करने हैं, ना कि किसी अदर स्पीसीज़ के। इससे होगा क्या कि हम इकोसिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं और बैलेंस के साथ साथ इकोसिस्टम को दोबारा से डेवलप कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, और कभी कभार अगर कोई भी पौधा ना उगाए तो नेचर में रिफॉरेस्टेशन अपने आप हो जाता है और इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है। फॉरेस्ट एंड पीपल, हमारे देश में बहुत सारे कंजर्व्ड एरियाज हैं और उसमें बहुत सारे ट्राइबल्स अभी भी रहते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज एम टू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का एक उद्देश्य है कि वो प्रिजर्व करना चाहते हैं और कंजर्व करना चाहते हैं किसे, नेचुरल फॉरेस्ट को, और इसके बदले में ट्राइबल्स की जो बेसिक नीड है जैसे फूड, ड्राई वुड और अदर मेडिसिन्स, ये फॉरेस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। और दोनों के कोलैबोरेशन से हम फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं कि ट्राइबल्स वहाँ रहते हैं, वो फॉरेस्ट की चीज़ों का यूज़ करें और इसके बदले में एंश्योर करें एनी टाइप ऑफ पॉचिंग, किलिंग एंड डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट में नहीं होने देंगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टर्मिनोलॉजी, इस चैप्टर से कुछ टर्म्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन, ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, फ्लोरा एंड फौना, स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज एंड रेड डेटा बुक, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड फॉरेस्ट एंड पीपल। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।